चलिए, आज आपका करंट अफेयर्स है। किस एग्जाम को लेकर के, पीसीएस दे रहे हो, आरओ या खंड शिक्षा अधिकारी या कोई भी वनडे एग्जाम आप यूपी में देना चाह रहे हो, तो ये करंट अफेयर्स इन विगत 2-3 दिनों के हैं। ये कह सकते हैं 11, 12, 13, 14 2-3 दिनों में जो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, उन्हीं को हमारे द्वारा रखा गया है इसमें। जैसे लोग डे बाई डे करंट अफेयर्स को देखते हैं, लेकिन 2-3 दिनों में आप देखिए कि वो करंट अफेयर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो, उसे बहुत ही कंसाइज करके बना के रख लीजिए। और कोशिश हमेशा करिए करंट अफेयर्स जो होता है उसे पढ़ने के लिए आपको उसका की पॉइंट क्या होता है वही रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना है। भारत क्या बना? भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन चुका है। ये डेटा जारी किया सिपरी ने। किसने जारी किया है? सिपरी ने जारी किया है। स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट ने डेटा कब का इकट्ठा किया? 2019 से 2023 के मध्य में भारत द्वारा हथियारों की खरीदारी के आधार पर दुनिया में जितने देश हैं जो हथियार का आयात करते हैं, उन सबका डेटा कलेक्ट किया। कब से कब का? 2019 से लेकर 2023 के मध्य तक का। उसमें ये देखा गया कि भारत वैश्विक स्तर पर, भारत का जो ये कहा जाए कि हथियार आयात करने में जो उसका परसेंटेज है वो कितना है? 9.8% वैश्विक स्तर पर है भारत की स्थिति। यानी कह सकते हैं कि भारत इस बार क्या है, विश्व में हथियार आयातक में शीर्ष देश बन गया है। अगर ये कहा जाए इसके बाद कौन, तो इसके बाद है सऊदी अरब, कतर और यूक्रेन है ना। लेकिन हमें चूंकि यहाँ सऊदी अरब या कतर यूक्रेन की जरूरत नहीं है, चूंकि भारत शीर्ष पर है तो बात पूछा जाएगा आपसे। एक खास बात और कि जो सिपरी है इसकी स्थापना 6 मई 1966 को की गई थी। किसने किया था? टेज एयरलैंडर और अल्बा मार्डल, 2 लोगों ने मिल करके सिपरी की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? सोलना में है। सोलना कहाँ है? स्वीडन में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष यानी चीफ हैं, उनका नाम स्टीफन लोब्बेन है। क्या नाम है? स्टीफन लोब्बेन है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सवाल है, जो कि 11 मार्च 2024 की बात है। 11 मार्च 2024 को क्या मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र यानी क्या? अग्नि 5 जो है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप यानी उड़ीसा से किया गया है। और यह सबसे खास बात है कि जो मिशन दिव्यास्त्र है, यह अग्नि 5 है, इसका विकास, इसका निर्माण DRDO ने किया है। तो हम ये कहेंगे कि अब पूरी तरह क्या है? स्वदेशी है। क्या ये मिशन दिव्यास्त्र क्या है? स्वदेशी है, ऐसा हम इसे कहेंगे। एक खास बात और है इसके साथ कि इसमें जो DRDO ने इसका निर्माण किया, तो इसका जो लीड किया है, लीड करने वाली एक महिला वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम क्या है? सीना रानी है। आपसे सवाल किया जा सकता है कि मिशन दिव्यास्त्र में लीड करने वाली निम्नलिखित में से महिला वैज्ञानिक कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा सीना रानी है। अग्नि 5 क्या है? मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक पर आधारित एक मिसाइल है। क्योंकि ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल दुनिया के बहुत सारे देश नहीं करते हैं, कम देशों में होता है, जिसका इस्तेमाल भारत ने किया है। यानी क्या? MIRV की तकनीक पर आधारित इस मिसाइल का निर्माण किसने किया है? DRDO ने किया है। इस अग्नि 5 की अगर हम बात करें कि इसकी मारक क्षमता कितनी होगी, कितनी होगी मारक क्षमता? इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। कितना है? 5000 किलोमीटर है। कितना? 5000 किलोमीटर है। तो आपको जानना चाहिए कि ये पूछ सकता है आपसे कि अग्नि 5 का अभी हाल ही में सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो आप बताएंगे अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि उड़ीसा। और कब किया गया? 11 मार्च 2024। डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम मिशन दिव्यास्त्र के नाम से जान रहे हैं। यह मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। इस तकनीक पर आधारित DRDO द्वारा निर्मित एक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर है। एक खास बात, ये सवाल आपसे कर सकता है कि मिशन दिव्यास्त्र प्रोजेक्ट को लीड करने वाली
DRDO की महिला वैज्ञानिक कौन है? तो कौन है? शीना रानी है। बहुत महत्वपूर्ण है, जहां सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है। एक खास बात और कि MIRV तकनीक का इस्तेमाल करने वाले देशों की बात किया जाए तो भारत के अलावा USA करता है, UK करता है, फ्रांस करता है, रूस करता है और चीन करता है। बहुत सारे देशों के पास यह तकनीक नहीं है। ये तकनीक किसके पास? भारत के पास है। यहाँ से सवाल कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। एक खास बात और क्या, नेंगल नालामा एक योजना है, नेंगल नालामा एक योजना है जिसकी शुरुआत तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई। किसके द्वारा? नेंगल नालामा योजना, जिसका अर्थ होता है क्या आप ठीक हैं। इसका मतलब क्या है? क्या आप ठीक हैं। तो आप किसी बात कर रहे हो तो आप क्या कह सकते हैं? नेंगल नालामा, यानी क्या आप ठीक हैं। मतलब उस भाषा, तमिल भाषा में है ना। इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या आप ठीक हैं ये, और इसको अगर तमिल में कहा जाए तो नेंगल नालामा, जिसकी योजना की शुरुआत तमिलनाडु सरकार ने किया है, क्यों किया है। और सवाल उठता है इस योजना को लाने क्या उद्देश्य है। तो इस योजना को स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण या सुधार हेतु, यानी कह सकते हैं स्वास्थ्य एवं सामाजिक सूचकांक में सुधार करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने नेंगल नालामा योजना की शुरुआत किया है। अब यहीं आपको और देखना है कि तमिलनाडु की स्थिति कैसी है। तो ये कहा जाए कि लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु टॉप पर है। और तमिलनाडु में एक खेल का आयोजन हुआ, किस खेल का? खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया, जो कि 6ठा संस्करण था। आपसे पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया, और इस खेल में जो शीर्ष पे रहा है वो कौन है? वो महाराष्ट्र है। यानी इतने क्वेश्चन आपके यहाँ सीधे सीधे एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात क्या, 10 मार्च की बात है। मैंने कहा आपसे कि 11, 12, 13, 14 यानी हम करंट अफेयर 2-3 दिनों में देखते हैं, जो बहुत ही यूजफुल आपके एग्जाम के लिए हो, उसी को आपके सामने ला के रखते हैं। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। हम अब तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुनते थे, है ना, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस है। कब मनाया गया? 10 मार्च 2024 को, जिसकी थीम क्या है? न्याय में महिलाएं। क्या थीम है? न्याय में महिलाएं और न्याय के लिए महिलाएं। बहुत आसान है, महिला दिवस है और न्यायाधीश महिला दिवस है, तो बहुत सीधी चीज है कि यहाँ किसकी महत्ता दी गई है? महिलाओं को दिया गया है। न्याय में महिलाएं और न्याय के लिए महिलाएं, यानी कि थीम को याद रखिए, एक सवाल आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका है? अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया गया है। ये समझौता किसके साथ किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के साथ, यानी WEF के द्वारा, WEF के साथ इसने क्या किया है? समझौता किया है। कर्नाटक सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? सीधा सवाल, तो आप बताएंगे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको ये भी जानना चाहिए कि WEF की स्थापना कब की गई थी? 1971 में, 1971 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कालोगनी कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें जितने करंट अफेयर रखे गए हैं सभी एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्या आपका है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अनुसार यूपी 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। हमारे इस क्वेश्चन में एक सीधा सवाल है कि यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अनुसार यूपी 2028 तक कितने मिलियन टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा? तो 1 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करेगा। यानी कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ छिपा है, इस लाइन में एक सवाल और छिपा हुआ, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, है ना। यह सवाल क्या कर सकता है कि 2028 या 1 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने रखा है। कब? तो उसमें देगा 2025, 26, 27, 28, तो यानी क्या है? 28। जबकि आपको भी जानना चाहिए क्या कि भारत ने कितना 125 गीगावाट के क्या कहते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उत्पादन करने की बात किया है,
और उसने कहा कितना लक्ष्य रख दिया है, 2030 रखा है। ये कई बार पूछा भी गया है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, लक्ष्य दिया गया है। तो हमें चूंकि यूपी विशेष का करंट अफेयर्स है और ये घटनाक्रम 14 तारीख का है, यानी कल का है, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। और इस उत्पादन करने के लिए एक सवाल उठ रहा है कि इसका हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इसके लिए नोडल एजेंसी है। वो नोडल एजेंसी कौन है, तो यूपी नेडा है। कौन है नोडल एजेंसी, यूपी नेडा। चूंकि सीधा सवाल है कि यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अनुसार यूपी 2028 तक वह 1 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसके लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, तो आप बताएंगे यूपी नेडा, यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई है। यूपी नेडा कब स्थापित हुआ है, 1983 में। अगर ये कहा जाए, हम यही अगर देखना चाहें भारत की स्थिति कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत क्या करेगा, 2030 तक भारत लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता विकसित करने के साथ साथ अगर ये कहा जाए तो 5 मिलियन मीट्रिक टन लगभग हाइड्रोजन को उत्पादन करने की क्षमता का विकास करने वाला है। अगर आप आई दृष्टि को पढ़े हों तो हाँ, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जो भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, SC/ST आयोग की बात की जाती है। SC/ST आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया किशोर मकवाना को। यह भी बात उठती है कि जो SC/ST आयोग है उस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 338 में है, यानी कहाँ है, 338 में है। ये भी आपको जानना चाहिए। इकबाल सिंह लालपुरा, अगर आप इनको SC/ST को जान रहे हैं तो एक नाम और ध्यान दीजिएगा, इकबाल सिंह लालपुरा। ये क्या बनाए गए हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जानते हैं जो अल्पसंख्यक आयोग है ना उसके अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। जबकि यही आप ये जानना चाहें क्या पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी OBC जो कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है। OBC कमीशन के अध्यक्ष इस समय हंसराज गंगाराम है। कौन है, हंसराज गंगा राम क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। आपको इनको जानना चाहिए। खास बात और समझिएगा, हम इस क्या कहते हैं SC/ST जो आयोग है या ये कहा जाए कि ये आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्यों है, क्योंकि अनुच्छेद 338 में इससे गठन का प्रावधान दिया गया है, बाकायदा बताया गया है कि इस क्या है SC/ST नेशनल कमीशन में यानी NCSC में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा और उसके अलावा 3 सदस्य भी होंगे। अगर आप आर्टिकल को पढ़ते हैं, किसे 338 को पढ़ेंगे तो आप मेरी बातों को बाकायदा समझेंगे, है ना। एक बात और है, अगर आप संविधान को इस SC/ST आयोग को पढ़िएगा तो एक संशोधन है, जो संशोधन कब का है, वो संशोधन है 50वां संशोधन, नहीं 50वां नहीं, 65 यानी 65वां संशोधन। हाँ, इसका संबंध 85 नहीं है, इसका संबंध किससे है, 65 में, यानी 65 अमेंडमेंट जो आप देखेंगे जो कि 1990 का है, जिसमें एक बात कही गई थी, अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। संशोधन किस बात का किया गया था, ये कहा गया था कि जो ये जो है SC/ST आयोग है ना, यानी नेशनल मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, यह 1 सदस्यीय था। यानी क्या था, 1 सदस्यीय। यानी आपसे सवाल किया जा सकता है कब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कब 1 सदस्यीय रहा है, तो आप बताएंगे कब था, वो 1990 तक रहा। लेकिन 1990 में ही 65वां संशोधन जब आया तो 1 सदस्यीय प्रणाली को क्या कर दिया गया, बहुसदस्यीय कर दिया गया। यानी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और अतिरिक्त में उसके पास 3 सदस्य भी होंगे। अगर आप पढ़िए तो आप समझ जाएंगे मेरी बातों को, है ना। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में क्या कर दिया गया, उसका नामकरण भी कर दिया गया।
फिर देखते देखते संसद को लगा कि इसमें संशोधन फिर करना चाहिए, तो उसने 79वां यानी 89 अमेंडमेंट कहाँ रखा, संविधान में, जो कब हुआ, 2003 में हुआ, जिसमें क्या कहा गया कि 338 में संशोधन किया जाएगा और राष्ट्रीय आयोग जो बना है उसको 2004 में क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, यानी 2 आयोग बना दिए गए। एक क्या हो गया आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बन गया, यानी NSC, मतलब सिर्फ किसके लिए बन गया है, खाली अनुसूचित जातियों के लिए। एक आयोग कैसा बन गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि कब अलग कर दिया गया, 2003 के बाद इसे जो SC/ST कमीशन था इसे अलग कर दिया गया, SC के लिए अलग कर दिया गया और ST के लिए अलग कर दिया गया। तो आपको इन तीनों को अच्छे जानना चाहिए, क्योंकि जब हाल में कोई नियुक्ति होती है तो क्वेश्चन वहाँ से करंट अफेयर्स के बनते रहते हैं। बाकी अभी हाल ही में बहुत चर्चित है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है वो अप्लाई कर दिया गया भारत में, तो उसके लिए जो अप्लाई हुआ ठीक है, लागू हुआ, लेकिन उसका समय ये जानना चाहिए कि अधिनियम कब बना था, तो 2019 बना था। ये सब करंट अफेयर्स जो ऐसे रहते हैं, असूचित होने का जो समय होता है वही पूछा जाता है, यानी कि चार्टर सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके नोटिफाइड होने का डेट आपको पता होना चाहिए, यानी 2019। बाकी चीज़ों में उसमें जो चीज़ें हैं वो विवादित हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाने वाला भी है, उसको चैलेंज भी कर दिया गया है, उसमें बहुत सारा चेंजिंग भी हो सकता है। तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ आप आने वाले जो भी एग्जाम देंगे इस साल 2024 में, एक सवाल तो मिलना ही है और 2 सवाल भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए लोगों के बीच में।